ठीक है, सही दिख रहा है? पूरा पूरा नहीं आ रहा है? हाँ तो रहा अब सही है। अभी हम लोग बच्चे लोग पढ़े स्टार्ट करते हैं क्लास को, है ना? और सिर्फ लड़के लोग लंबे पानी पीने चलेंगे क्या? बल्ले वाले मिल पे हाँ तो जाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं ना। देखो सर, ऐसा है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ईएम वेव के बारे में पढ़ा था। बच्चा लोग सुनो, बैठो सुनो। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ईएम वेव के बारे में पढ़ा था, ठीक है? हाँ, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ईएम वेव के बारे में पढ़ा था। ईएम वेव क्या था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी होती है? जो सूर्य से आती है उसे क्या बोलेंगे हम लोग? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में। किसके बारे में? डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में। बता रहे मौर्या, डिस्प्लेसमेंट करंट का फार्मूला नहीं पता? क्या खाना खा के आए थे आज? हैं? क्या खा के आए? खाना खा के नहीं आए? बताओ। आज व्रत है? आज दिन कौन सा है? बुध? बुध है? बुध को बोलते हैं। देखो चलो तुम बताओ, डिस्प्लेसमेंट करंट का फार्मूला क्या होता है? ID बराबर एप्सिलॉन नॉट d phi b ओवर dt। d phi b ओवर dt होता है, ठीक है? चलो तुम बताओ, फर्स्ट गॉस मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन मैक्सवेल की E डॉट ds क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तुम बताओ लो ये छोटी बच्ची, सेकंड इक्वेशन B डॉट ds इज इक्वल टू 0। आप बताओ बेटा तीसरी इक्वेशन। अब ds आएगा, अब dl ना, ds ना आवेगा, अब dl आवेगा। E डॉट ds बराबर माइनस d phi b ओवर dt। आप बताओ लोग ना, फोर्थ इक्वेशन म्यू नॉट पूरी इक्वेशन बताओ मुझे, पूरी स्टार्टिंग से। IC प्लस ID,
ठीक है। आईडी, आईडी क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशन में तीनों एक दूसरे से कैसे रहेंगे सर? लंबवत रहेंगे। तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर रहेंगे। ठीक है, तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर रहेंगे। ठीक, और मेरे वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? 1/√μ नॉट इनटू, लेकिन ये कहाँ है? फ्री स्पेस में, जो किसके बराबर होता है? c के। जो किसके बराबर होता है बेटा? c के बराबर होता है, जो c के बराबर होता है। ठीक है, जो c के बराबर होता है। और c की जो वैल्यू होती है, जो c की वैल्यू होती है वो क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर। अगर मीडियम में कहेंगे तो 1/√μ एप्सिलॉन म्यू। दूसरी बताओ मुझे, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है? नहीं। क्या ये मीडियम रिक्वायरमेंट नहीं? क्या ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होती है? नहीं होती है ना? नहीं होती है। ये इसका, इस वेव का नेचर कैसा होता है? लॉन्गिट्यूडिनल, ट्रांसवर्स? ट्रांसवर्स नेचर होता है। ठीक है, ट्रांसवर्स नेचर होता है। अच्छा, ये पोलराइज्ड होती है? पोलराइज्ड होती है, पोलराइज्ड। हाँ, तो ये लाइट पोलराइज्ड होती है। इसकी स्पीड मीडियम में चेंज होती है। अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो स्पीड क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। जैसे हवा से पानी में आएगी तो चेंज हो जाएगी, इस प्रकार से वेलोसिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज। अब देखो बेटा, एनर्जी। मैं तुमसे कहा था जो मेरे पास ईएम वेव होती है, जो ईएम वेव होती है बेटा, उसके बाद में, उसके पास में मोमेंटम भी होता है और एनर्जी को भी क्या करती है? कैरी। प्रेशर भी होता है और रेडियल प्रेशर भी होता है। ठीक है, एक्सर्ट प्रेशर भी होता है और रेडियल प्रेशर भी होता है। और एनर्जी और मोमेंटम इसके अंदर दोनों होते हैं। एनर्जी भी होती है और मोमेंटम भी होते हैं, दोनों की दोनों चीजें होती है। अब देखो एनर्जी बेटा, इसमें मैंने तुम बोले सर 2 एनर्जी हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है, अरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक का मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों फील्ड होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, ठीक है सर, इसमें अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो एनर्जी डेंसिटी का, किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी का मतलब हो गया एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होगा? 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इसी प्रकार से मैग्नेटिक का फार्मूला होता है 1/2 बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। बी स्क्वायर अपॉन, हाँ, मैग्नेटिक का हो जाएगा 1/2 बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। इलेक्ट्रिक का हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं, दोनों को, एक बात और याद रखना बेटा, जो एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी और जो एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की होगी, दोनों क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। यानी कि एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड, दोनों क्या रहेंगे? बराबर। सर इसका मतलब ये है, ये इसके क्या है? बराबर है। मतलब देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और मैग्नेटिक फील्ड। जितनी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी उतनी एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड की होगी। तो एनर्जी डेंसिटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की है वो है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। जो मैग्नेटिक की है वो 1/2 बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। अगर हम क्या करें, इन दोनों को क्या कर दें? जोड़ दें, तब मेरी क्या आ जाएगी? टोटल एनर्जी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? तो सर जी अगर इन दोनों को जोड़ दो, देखो बेटा, मैं इसकी जगह मैं ये रख सकता हूं, क्योंकि ये दोनों क्या है? बराबर।
अगर इसकी जगह मैंने ये रखा तो आधा और आधा मिलके पूरा हो गया, क्या बचा एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इसी प्रकार से मैं चाहूं तो इसकी जगह पर क्या रख सकता हूं, ये रख सकता हूं, तो ये आधा और ये आधा मिलके फिर से एक बन गया, तो क्या हुआ बी स्क्वायर अपॉन ये क्या है एवरेज वो एनर्जी डेंसिटी, टोटल एनर्जी डेंसिटी। लेकिन अगर एवरेज की बात आए, किसकी बात आए एवरेज, तो एवरेज का फार्मूला बेटा क्या हो जाएगा, जैसे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का होता था 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड का होता है 1/2 बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, यही तो होता है। तो अगर मैं एवरेज की बात करूंगा तो यहां पर क्या कर दूंगा 1/4 और यहां पर भी क्या कर दूंगा 1/4, तो यहां हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर और यहां हो जाएगा 1/4 बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। बात समझ में आ रही है। अगर बेटा देखो ये इसके बराबर है, अगर इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरा क्या आ गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और बी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। बात समझ में आ रही है। ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो गए बराबर, सही है। नहीं पढ़ने पड़ा लोगों को बताते हैं, लिखना नहीं ठीक है। मुझे तो इस बात की आ रही है, अरे जाना बोले चल तुम्हारी क्लास है, क्लास लो सभी क्लास ले लो ठीक है, मैं चलो लेता हूँ। मुझे तो उनकी आ रही है जो टीचर बेचारे डेली पढ़ते हैं शाम को और सुबह आके पढ़ाते हैं अगर ऐसे फंस गए तो उनका है, हम बहुत टीचर हैं ऐसे, बहुत टीचर मुझे पता है ना, वो सब टीचर ऐसे ही वो रात में पढ़ो, रात भर किताब पढ़ के पढ़ रहे, क्वेश्चन लिखना है, ये कराएंगे, फिर वो अपना रबन्ना लेके आते हैं ठीक है, फिर वो अपना रबन्ना लेके आएंगे, फिर वो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। अब वो बेचारे तो आए थे 1.5 घंटे की तैयारी करके, अब यहाँ पर 3 घंटे पढ़ गए, अब बोले अब क्या करें ठीक है, ना पुराना याद है ना नया याद है, ठीक तो ऐसी कंडीशन पीछे ज्यादा फंस जाता है वो तरीके से। चलो एक बात सोचो बेटा, मैंने कहा अभी तुमसे मेरे पास में ईएम वेव है, तुम्हें पता है रियल बताऊं तुम्हारी एक नीट की क्लास ऐसी है, सिर्फ पीलीभीत में नीट की क्लास ऐसी है जिसके इस समय तीनों टीचर ऐसे हैं जो तुमसे चाहे 6 घंटे पढ़वाओ 10 घंटे पढ़वाओ, सही है, और कंटिन्यू पढ़ाओ तो कंटिन्यू पढ़ाते रहेंगे, मतलब याद हो गई धीरे धीरे याद हो गई है, वैसे मेमोराइज्ड हो गई है। और सब डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो कि क्या ही बोलो नहीं। चलो एक बात समझो बेटा, मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या बोला मैग्नेटिक। सर एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। ए लड़का लोग बताओ पीछे, इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी 1/2 एप्सिलॉन नॉट, मैग्नेटिक फील्ड की 1/2, सही है। और जे दोनों कहाँ हैं तो एक दूसरे के बराबर। अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं तो इसका मतलब है अगर मैं टोटल लूंगा सर, तो मैंने टोटल लूंगा तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड करूंगा और ये एक दूसरे के क्या है बराबर। तो ये तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लिया और मैग्नेटिक फील्ड की भी जगह मैं क्या रख सकता हूं, अरे दोनों बराबर है तो यही लिख दिया बेटा, आधा और आधा क्या हो गया 1, तो एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। या फिर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह में ये रख देता क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं बराबर हैं, ठीक है। प्लस तो मेरे पास में क्या आता बी स्क्वायर अपॉन ये क्या है एवरेज, टोटल एनर्जी डेंसिटी, टोटल एनर्जी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में और ये 1/2, ये क्या है एवरेज कैसी डेंसिटी इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी और ये एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। अगर बेटा तुमसे सॉरी एवरेज नहीं है ये, हाँ ये मैग्नेटिक एनर्जी है, ठीक है, मैग्नेटिक एनर्जी, ये क्या है इलेक्ट्रिक एनर्जी।
अगर एवरेज की बात आएगी, एवरेज की, तो बेटा एवरेज में अगर मैं लूं एवरेज, एवरेज का मतलब है इलेक्ट्रिक की एवरेज और मैग्नेटिक की। इलेक्ट्रिक की एवरेज जो अभी 1/2 होती थी वो क्या हो गई 1/4। ऐसे ही 1/4 बी स्क्वायर अपॉन, अब भी सर जी ये इसके क्या है बराबर। अगर ये इसके बराबर है तो मैं चाहूं तो इसकी जगह पर फिर से यही रख दिया, इसकी जगह पर फिर से यही रख दिया, तो मेरे पास क्या आया ये आ गया। अगर मैं मैग्नेटिक के टर्म में रखता 1/4 बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, 1/4 बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, तो क्या आता 1/2 बी स्क्वायर अपॉन, ये एवरेज है, ये क्या है, और ये टोटल एनर्जी डेंसिटी है, टोटल एनर्जी डेंसिटी, ये क्या है टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी। याद रखना टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी 1/2 और टोटल एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, टोटल एनर्जी डेंसिटी बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, ठीक है, बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। देखो बच्चों यही तो लिखा हुआ है, देखो है लिखा हुआ है एवरेज एनर्जी डेंसिटी 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर और बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, और यहां देखोगे तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अच्छा इसमें एक चीज और कर देना बेटा, यहां पर पता है ई नॉट है और यहां पर खाली ई है, यहां पर क्या है ई नॉट। ई नॉट क्या होती है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, बी नॉट क्या है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, और ये क्या है खाली ई, ठीक है ये ई है। उसके बाद देखो अगर मैं बात करूं इंटेंसिटी की, सर मुझे बताओ जो मेरे पास में सन की लाइट आ रही है, तो जो सन की लाइट आ रही है उसकी कुछ ना कुछ इंटेंसिटी तो है। अभी यहां पर सन की इंटेंसिटी क्या है कम, अगर मैं बाहर चला जाऊं तो वहां पर इंटेंसिटी क्या हो जाएगी ज्यादा। तो इंटेंसिटी का जो फार्मूला होता है, इंटेंसिटी का फार्मूला वो सीधे तुम देखो आई एवरेज की गुणा सिर्फ सी से कर देना, सी का मतलब है वेलोसिटी से, किससे कर देना वेलोसिटी से, तो तुम्हें क्या आ जाएगी इंटेंसिटी आ जाएगी, क्या आ जाएगी इंटेंसिटी, ठीक है। तो आई एवरेज का देखो यू एवरेज का फार्मूला 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इनटू सी, या फिर मैग्नेटिक के टर्म में देखूं तो 1/2 बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट इनटू सी, तो ये क्या आ गई मेरी इंटेंसिटी, क्या हो गई इंटेंसिटी, ठीक है ये इंटेंसिटी आ गई इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी में सिर्फ इतना याद रखना है जो यू एवरेज आएगा उसकी किससे गुणा करने को मांगता है सी से, उसकी किससे गुणा करेंगे हम लोग सी से। अब आता है मोमेंटम। मोमेंटम होता है बेटा, मोमेंटम होता है कि तुम्हारा u अपॉन सी, u अपॉन सी, ठीक है। u क्या है, u है एनर्जी किसकी ईएम वेव की, ईएम वेव की एनर्जी बटे स्पीड ऑफ लाइट से भाग कर दो तो में क्या आ जाएगा लीनियर मोमेंटम आ जाएगा। अब जरा इसमें एक चीज देखना सर लीनियर मोमेंटम में, अरे आ गया देखो, मान लो यहां से लाइट आई, जो लाइट आई तो उसका पहले जो लीनियर मोमेंटम है वो क्या है u अपॉन सी, और आने के बाद में लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हुई, 100% एब्सॉर्ब हो गई, 100% क्या हो गई एब्सॉर्ब, तो लीनियर मोमेंटम यही रहेगा u अपॉन सी। लेकिन अगर लाइट आई और 100% क्या हो गई रिफ्लेक्ट हो गई, तो जाते समय u बाई सी और वापस करते समय u बाई सी, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया बेटा देखो 2u बाई सी, क्योंकि देखो जाते समय u बाई सी माइनस आते समय देखो जा रही है तो प्लस का, आ रही है तो माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो क्या हो जाएगा 2u अपॉन सी, 2u अपॉन सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2u अपॉन सी, अच्छा 2u अपॉन सी, ठीक है। अब पॉइंटिंग वेक्टर देखो, पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है बेटा, अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट लूं इलेक्ट्रिक फील्ड का और किसका मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है,
द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिस्क्राइब्ड बाय द वेक्टर एस। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रेट ऑफ फ्लो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर एस बराबर ई क्रॉस बी अपॉन म्यू नॉट। ठीक है। अच्छा, तुम्हें पता है अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट तोड़ूंगा तो ई भी क्या आएगा, साइन थीटा। और तुम्हें पता है सर इलेक्ट्रिक फील्ड में ई और बी एक दूसरे के कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब हो गया एंगल क्या हो गया, 90। अरे 90 तो सिर्फ क्या बचा, ईवी अपॉन म्यू नॉट, ईवी अपॉन म्यू नॉट। ठीक है, या ई नॉट बी नॉट अपॉन म्यू नॉट। चलो अब बताओ। ठीक है, एक एक करके बात करते हैं तुम लोग। क्या है, क्या है मार रहा है वैसे लोड ज्यादा हो रहा है, इसका है का लोड वो नहीं आ रहा है ना। आ गया। ठीक है, अब समझो, एक एक करके देखें। पूरा ईएमएफ खत्म करना है। एक बार बताओ, पीछे तुम तीनों मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन, मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन है, बोलो बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं, बोलो। तुम तीनों बताओ। E डॉट डी एल माइनस डी फाइव ई ओवर हो गई थर्ड इक्वेशन। अच्छा, उसके बाद में हाँ, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, इलेक्ट्रिक की एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, 1/2 एप्सिलॉन नॉट। मैग्नेटिक की एनर्जी डेंसिटी बी स्क्वायर अपॉन, अगर इनकी टोटल एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी डेंसिटी या तो ये लिख दो या फिर टोटल हो गई। अब बताओ एवरेज एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की एवरेज एनर्जी डेंसिटी 1/4 म्यू नॉट। याद करना बेटा, यहाँ ई नॉट स्क्वायर होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक की एनर्जी डेंसिटी एवरेज क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। अगर मैं टोटल एवरेज डेंसिटी देखूं, टोटल एवरेज डेंसिटी यू टोटल, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर या फिर 1/2 बी नॉट स्क्वायर अपॉन, यही तो होगा, यही तो होगी टोटल। अरे होगी नहीं होगी, टोटल ये क्या है, एवरेज एनर्जी, और ये क्या है, ये क्या है, एवरेज नहीं सॉरी टोटल एनर्जी डेंसिटी, टोटल एनर्जी, और ये क्या है, एवरेज। ये हो गया। अब मैं कहूं सर मोमेंटम, मोमेंटम का फार्मूला क्या था, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या था, बोलो, U अपॉन सी, U अपॉन, यही तो था, U अपॉन टोटल एनर्जी, U अपॉन सी।
अगर 100% क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, तो होती है 2u अपॉन c। अगर 100% क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन यानी कि गई वापस नहीं आई, तो सिर्फ क्या होगा, u अपॉन। अच्छा, इंटेंसिटी का फार्मूला क्या था, इंटेंसिटी का फार्मूला क्या था, बोलो। अरे u एवरेज इंटू c, अरे u एवरेज इंटू u एवरेज 1/2 एप्सिलॉन नॉट e नॉट स्क्वायर इंटू, या फिर 1/2 b नॉट स्क्वायर म्यू नॉट इंटू। दो फार्मूला होते हैं। इंटेंसिटी का फार्मूला ये हो जाता है, इंटेंसिटी यही तो हो जाती है। अब बताओ पॉइंटिंग वेक्टर का फार्मूला क्या था, S बराबर E नॉट इंटू अपॉन म्यू नॉट अपॉन, दोनों के बीच में एंगल हमेशा क्या होता है, 90, तो सिर्फ EB अपॉन। अरे आया नहीं आया, सब में आ गया। अब बताओ कौन बताएगा, फिर से बताओ, तुम चारों ले लो, चारों बताओ इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है। 100% अगर रिफ्लेक्टिंग है तब। अच्छा, इंटेंसिटी का फार्मूला कैसे बताओ, इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, वो तो मोमेंटम था। इंटेंसिटी का U एवरेज इंटू C, U एवरेज इंटू, तो U अपॉन C किसका था, U अपॉन C किसका था, मोमेंटम का, मोमेंटम का। वो भी कैसा, 100% एब्सॉर्ब करने। अगर 100% रिफ्लेक्ट करने वाला होगा तो। अब बताओ पीछे तुम तीनों दे रही हो बेटा, चौथी इक्वेशन बताना मैक्सवेल की। B, हाँ, म्यू नॉट IC प्लस ID बराबर क्या होता है, ID का फार्मूला d phi e ओवर dt, d phi e ओवर dt। अच्छा, अब मुझे बताओ बेटा, टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में। बोलो, एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर अपॉन 2 और एनर्जी, टोटल एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में, E नॉट एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, मैग्नेटिक के टर्म में B स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। लेकिन एवरेज, टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला मैग्नेटिज्म के टर्म में 1/2 B नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, ये तो हो जाएगा। अच्छा, पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ EM वेव, रेट ऑफ फ्लो ऑफ EM वेव। ठीक है, EM वेव का जो रेट ऑफ फ्लो कहलाएगा वही क्या कहलाएगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी इन EM वेव क्या कहलाएगा मेरा, पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर किससे डिनोट करेंगे हम लोग, S। ठीक है, S से। देखो ये अगर 100% रिफ्लेक्शन हो तो 2u अपॉन c, 100% ऑब्जर्वेशन हो तो u अपॉन c। सर इंटेंसिटी का फार्मूला u एवरेज इंटू c, u एवरेज इंटू c। ठीक है, और ये मेरी सब ये फार्मूला हो गए। बाकी मैंने एनर्जी डेंसिटी इन सब की बात करी। हाँ, एक और रखना, c बराबर E नॉट अपॉन B नॉट, c बराबर E नॉट अपॉन। अगर तुम E नॉट क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, B नॉट क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर दोनों का रेशियो लोगे तो वो क्या हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बात समझ रही, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सही। अच्छा, अब देखो बेटा,
स्पेक्ट्रम, ठीक है, स्पेक्ट्रम। अभी जो ऊपर पढ़ा है उससे क्वेश्चन रहेगा और जो इससे क्वेश्चन रहेगा। सबसे ज्यादा देखो, एक बात तुम जरा सोचो, हमारी जो सन से लाइट आ रही है और जो मैं देख पा रहा हूं, जो मैं लाइट देख पा रहा हूं, वो सिर्फ और सिर्फ विजिबल है। कौन सी है? विजिबल। जिसकी जो वेवलेंथ है बेटा वो 400 से किसके बीच में है? सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है? रेड की। और देखो तुमने पढ़ा होगा बेविग्योर, हिंदी वालों ने पढ़ा होगा बैजनी हापी नाला, यही तो पढ़ा है, बैजनी हापी नाला। और वैसे क्या पढ़ा है? बेविग्योर। दूसरी चीज, एक बात जरा समझना, मैंने तुमसे कहा बेटा एनर्जी का E इक्वल टू फार्मूला सुना होगा SC अपॉन, या फिर C अपॉन लैम्डा को लिखूं तो H न्यू। न्यू क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। देखो, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम उसकी एनर्जी कम। एक बार बताओ, गामा रेस ह्यूमन बॉडी के लिए हानिकारक हैं कि नहीं? गामा रेस, एक्स रेस, अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट भी है और एक्सरे भी है, रेडियो वेव क्या हानिकारक हैं? हानिकारक होते? सब आदमी मर गए होते, वो बहुत कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में, ठीक है ना, तो सब मर गए होते। क्या यहाँ पर रेडियो वेव नहीं है? क्या यहाँ पर टेलीफोन की वेव नहीं है? सारी वेव्स यहाँ पर है, तो ये सारी की सारी वेव यहाँ पर हैं, तो ये वेव नुकसानदायक नहीं है। क्यों नुकसानदायक नहीं है ये समझो, वो बाद में देख लेना। क्यों नुकसानदायक नहीं है? क्योंकि बेटा इनकी एनर्जी क्या है? कम है, इनकी एनर्जी कम है। अगर इनकी एनर्जी कम है, देखो एक बात समझो, जिसकी एनर्जी कम, जिसकी एनर्जी उसकी फ्रीक्वेंसी, जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी, सही है। जिसकी, अब देखो, जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी वेवलेंथ, सही है, जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी वेवलेंथ, और जिसकी एनर्जी कम उसकी वेवलेंथ, सही है। अब तुम जरा एक बार बताओ, गामा रेस हमारे लिए नुकसानदायक है, क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत होगी। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी बहुत होगी तो फ्रीक्वेंसी बहुत होगी। एनर्जी ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, और वेवलेंथ उतनी ही क्या होगी? तो वेवलेंथ उसकी क्या होती है? कम होती, सही है। अगर कहा जाए 20 सेंटीमीटर आयरन को भेद सकती है गामा रेस, 20 mm, सॉरी 20 mm, 20 mm का मतलब होगा 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर लोहे की चादर को इस पार से उस पार जा सकती है, ठीक है, इतनी ज्यादा भेदक क्षमता। समझो, लोहे को छेद देती है तो हम कौन से खेत की मूली है ना, तो इसीलिए नुकसानदायक है, ठीक। अब देखो इसमें क्या है बेटा, इसमें कई प्रकार की वेव है, जैसे गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल। तो विजिबल से जितने ये ऊपर दिख रही हैं ये सब हमारे लिए हानिकारक, और विजिबल से जितनी नीचे हैं ये हानिकारक नहीं। विजिबल कितनी होती है? 400 से 700 नैनोमीटर। विजिबल क्या होती है? 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में विजिबल लाइट होती है, ठीक है। अच्छा, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेड की। और सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है? वायलेट की। सबसे कम होती है वायलेट की, सबसे ज्यादा किसकी होती है? रेड की होती है, ठीक है। अब एक बार बताओ बेटा, मैंने कहा बताओ कौन सा कलर सबसे ठंडा? रेड। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ सबसे ज्यादा, वेवलेंथ जिसकी ज्यादा उसकी एनर्जी सबसे कम, सबसे कम। ठीक है।
अब देखो इसमें मैं कहूं सबसे कम एनर्जी किसकी होती है बेटा? रेडियो वेव की। सबसे कम किसकी होती है? रेडियो वेव की। ठीक है, सबसे कम होती है रेडियो वेव की। गामा रेज की सबसे अच्छा देखो ये दे रखा है और वेवलेंथ के टर्मोलॉजी में भी तुमको दे रखा है ना बच्चों लोग। अब इसमें अगली बात करते हैं। चलो अब देखो बच्चों सर तुमको याद रखना है कि रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा और वायलेट की सबसे कम होती है 400 से 700 नैनोमीटर। कई बार ये बात पूछी गई है, कई बार ये बात पूछी गई कि जो मेरी विजिबल है बच्चों, इधर देखो विजिबल है सर, विजिबल की जो रेंज है ना वो 400 नैनोमीटर से कहां तक है? 700 नैनोमीटर तक है। यानी कि 400 नैनोमीटर से कहां तक होगी? 700 नैनोमीटर तक इसकी रे होती है। ठीक है, ठीक है। रेंज 400 नैनोमीटर से कहां होती है? 700। सबसे ज्यादा किसकी होती है बेटा? गामा। फिर क्या होती है? एक्स। फिर अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रो और रेडियो। बस इंफ्रा, माइक्रो। तो सबसे पहले क्या होगी? गामा, गामा होगी। फिर क्या होगी? एक्स रेज होगी। फिर क्या होगी? अल्ट्रा वायलेट। फिर क्या होगी? विजिबल। फिर क्या होगी? इंफ्रारेड। फिर क्या होगी? माइक्रो, माइक्रोवेव। फिर क्या होगी बेटा? सिर्फ रेडियो वेव। बस इतना याद, ठीक है? इतना 1 2 3 4 5 6 7 कितनी वेव्स हैं? 7 वेव्स हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अच्छा
तो ये 7 है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी? रेडियो की। सबसे कम वेवलेंथ गामा की। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा गामा की। सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव की। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के टर्म में देखोगे तो ये सबसे सबसे ज्यादा हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी। ठीक, अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं हम लोग। देखो एक एक करके। सबसे पहले रेडियो वेव। इसमें बेटा आपको पता है याद नहीं करना है, ये सब जो चीज याद करना है वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। रेडियो वेव की तुम्हें पता है फ्रीक्वेंसी सबसे कम और वेवलेंथ सबसे। ठीक है, तो देखो ये सबसे पहले ये जनरेट कैसे होती है रेडियो वेव। बेटा अगर कोई चार्ज पार्टिकल, बस इतना लिखना है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करता है बिटवीन एल और सी सर्किट, ठीक है, एल और सी सर्किट के बीच में अगर कोई पार्टिकल क्या करता है? ऑसिलेट करता है, तो क्या उत्पन्न होती है? रेडियो वेव। इनका काम क्या है? सेलुलर फोन्स में जो हम लोग फोन पे बात कर रहे हैं ये सब क्या है? एक प्रकार की रेडियो वेव। बाकी ये ज्यादा से लिखने का मतलब नहीं है। टीवी तुम्हें पता ही है बेटा, टीवी भी तो इसी से चलती है, फोन पे बात भी इसी से होती है। प्रोड्यूस कैसे होती है? एलसी ऑसिलेशन के बीच में अगर कोई पार्टिकल ऑसिलेट करे, एल और सी के बीच में अगर कोई पार्टिकल ऑसिलेट करे तो उसे हम क्या बोलेंगे? रेडियो वेव। ठीक है, रेडियो वेव। काम पता चल गया? काम तो तुमको पता ही है इसका। अब देखो माइक्रोवेव को हम लोग बेटा, माइक्रोवेव को हम लोग शॉर्ट वेव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शॉर्ट वेव। ठीक है, माइक्रोवेव को हम लोग शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव भी बोलते हैं। ये कहां प्रोड्यूस होती हैं? ये प्रोड्यूस होती है वैक्यूम ट्यूब में। वैक्यूम तुम्हारे घर पे लगा हुआ रखा हुआ होगा, माइक्रो ओवन है? माइक्रो ओवन है तुम्हारे घर पे? ना है? अच्छा, उसमें होती है। इसका देखो माइक्रोवेव का कहां कहां काम आता है बेटा? जो रडार सिस्टम है तुमने देखा होगा, एयरक्राफ्ट उड़ रहा है, बोले रडार में नहीं आया, तो रडार सिस्टम में भी किसका यूज करते हैं हम लोग? माइक्रोवेव का। दूसरा, खाना पकाते हैं माइक्रो ओवन में, अरे गर्म करते हैं। माइक्रो ओवन में खाना क्या करते हैं? गर्म करते हैं। दूसरा बेटा कोई मेरे पास स्ट्रक्चर है, कोई मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर है, उसको भी पता लगाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? माइक्रोवेव का। दूसरी चीज, तुम क्रिकेट जब देखते होगे तो क्रिकेट में तुमने देखा होगा, ठीक है, कि किसी ने स्पीड बॉल फेंकी और वो बता देते हैं इतनी स्पीड से गई। जी सर। या कोई व्हीकल जा रहा है, ठीक है, इंडिया में भी ऐसा होता है कि व्हीकल, तुम कार चला रहे हो, मोटरसाइकिल चला रहे हो, और मोटरसाइकिल है ओवर स्पीड, वहां लिखा है 60 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और तुमने चला दी 70, ठीक है, तो वहां कैमरा लगा हुआ है, अपने आप चालान काटा, तुम्हारे घर भेज दिया, है ना। थोड़ी देर बाद मोबाइल आएगा, ओवर स्पीडिंग। तो उसकी व्हीकल की भी स्पीड को कौन जांचता है बेटा? कौन सी वेव से? माइक्रोवेव से। ठीक है, तो माइक्रोवेव का पहला काम रडार का नेविगेशन में, खाना बनाने में यूज होता है, मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर में, और स्पीड को मेजरमेंट करने में भी इसका यूज होता है। ठीक है, अगला चीज पढ़ते हैं हम लोग। अगली चीज है देखो, इंफ्रारेड वेव। बेटा इंफ्रारेड वेव को हम लोग हीट वेव भी कहते हैं। तुम लोग जाते हो डॉक्टर के पास सिकाई कराने के लिए, तो वो सिकाई करता है तो वो यही हीट डाल के करता है। कौन सी? इंफ्रारेड डालता है। तो इंफ्रारेड जो हमारी बॉडी का मस्कुलर पेन होता है, उस मस्कुलर पेन को क्या कर देती है? खत्म कर देती है। क्या कर देती है? खत्म कर देती है। ठीक है, तो ये कहां यूज होती है? दीज आर यूज्ड इन हीट थेरेपी या हीट मस्कुलर पेन, इसमें भी यूज होती है। दूसरा, सैटेलाइट में आर्मी पर्पस से भी ये यूज होती है। अगली बेटा, वेदर फॉरकास्टिंग, मौसम की जानकारी मिलती है हम लोगों के लिए। मौसम की जानकारी, जैसे अभी तुम मोबाइल देखो, बरसात होगी कि नहीं होगी, पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? कौन सी वेव से पता लगाते हैं हम लोग? इंफ्रारेड से। दूसरा, प्रोड्यूस डाइहाइड्रेटेड फ्रूट्स, ठीक है, यूज टू बेटा, हाँ, डाइहाइड्रेट फ्रूट को मतलब फलों को सुखाने में भी किसका यूज होता है? इंफ्रारेड वेव का। दूसरा
बेटा सोलर कुकर अपने यहाँ नहीं होते, राजस्थान में ज्यादा होते हैं, ठीक है, उनमें खाना पक जाता है, तो वहां पर भी किसका यूज होता है बेटा, इंफ्रारेड का। तो तुम्हारे टीवी का रिमोट है, कभी ये बात सोची है, तुम बैठे हो तो बटन दबा तो बस टीवी चेंज हो जाता है, तो कभी सोचा कौन सी वेव है ये, कौन सी वेव है, इंफ्रारेड वेव है, ठीक है, जो तुम टीवी का रिमोट तुम्हें दिखाई नहीं देती है, वेव जाती है टीवी का रिमोट। दूसरा नाइट विजन फोटोग्राफी, इसमें क्या होता है बेटा, रात की जो फोटोग्राफी होती है, जो रात में फोटोग्राफी होती है, ठीक है, वो किससे ही होती है, कौन सी वेव होती है उसमें, इंफ्रारेड वेव होती है, ठीक है, इंफ्रारेड वेव होती है, उसमें यूज होता है। अगली वेव देखो, विजिबल रेज को तो बताना ही नहीं है, जो हम देख रहे हो तुम सबका है वो विजिबल रेज, क्या है सब, विजिबल रेज है, ठीक है, हाँ, आदमी देखने उठने के ये सब काम आता है इस विजिबल रेज। और विजिबल रेज का कार्य क्या है सबको पता है, पढ़ने में, लिखने में, घूमने में, फिरने में, खाने में, सब में क्या काम है, विजिबल रेज, ठीक है, बहुत देर पता है। विजिबल रेज की वेवलेंथ कितनी होती है, बस यही याद करना है, बाकी किसी के नहीं, 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में। 700 किसकी वेवलेंथ होती है, कौन से कलर की, रेड की होती है, ठीक है, ठीक है। अच्छा अल्ट्रावायलेट रेज पढ़ा दिया क्या, हाँ, अल्ट्रावायलेट रेज बताई नहीं है, अच्छा, अल्ट्रावायलेट रेज होती है जो, उनका बेटा कहाँ कहाँ काम होता है ये देख लो। जैसे तुम्हारा अलार्म होते हैं ना, अक्सर ये बर्गलर अलार्म क्या है, अभी देखो तुम्हारे उसमें आता है टंकी भर गई है, मोटर को बंद करो, आता नहीं आता है घर में, अरे सुबह सुबह देखो 4-6 घरों में से बोलता ही रहता है, ठीक है, वो सब क्या है तुम्हारा बर्गलर अलार्म है। बेटा कोई भी इनविजिबल राइटिंग है, एक इनविजिबल राइटिंग, पहले जब तुम छोटे थे तो एक पेन आता था, चीटिंग पेन आता था, वो लिख देते थे, फिर लाइट डालते थे, फिर दिख जाता था, तो वो कैसी राइटिंग है, इनविजिबल, ठीक है, वो तो घटिया क्वालिटी थी, सबसे घटिया क्वालिटी थी, वो तो तुम ऐसे प्रकाश में ऐसे कर देते तब भी लिख जाता, ठीक है। जो अच्छी क्वालिटी है तो उसमें तुम कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिखने के बाद में जब तक तुम वो वेवलेंथ नहीं डालोगे, जब तक लाइट नहीं डालोगे, अल्ट्रावायलेट रेज नहीं डालोगे, तब तक उस पर दिखाई देने वाला नहीं है, ठीक है। अच्छा, अल्ट्रावायलेट रेज से बेटा जर्म्स मरते हैं, ठीक है, तुमने देखा होगा हेमा मालिनी जी बोलती हैं, क्या बोलती हैं, बोले ये आरओ पियो, कैंट आरओ है, इस आरओ में क्या है, अल्ट्रावायलेट रेज है ना, जो तुम्हारे वाटर को शुद्ध करती हैं। तो वो वाटर को शुद्ध कैसे करती हैं, वाटर ऐसे नीचे गिर रहा है, साथ में अल्ट्रावायलेट रेज पड़ रही हैं, और अल्ट्रावायलेट रेज से जो उसमें कीटाणु हैं वो सब मर जा रहे हैं, हाँ वो मर जा रहे हैं, डेथ बॉडीज उसी में है ना, और फिर तुम पानी पी रहे हो आराम से, ठीक है, तुम कह रहे हो हाँ ये पानी प्योर होगा, बिल्कुल वो प्योर पानी होता है, ठीक है। अच्छा ये है बेटा, हाँ, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में भी इसका काम होता है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को साफ उफ करने में भी इसका काम होता है, अल्ट्रावायलेट रेज का। इसी प्रकार से एक रेज है एक्सरे, कौन सा है, एक्सरे का देखो सबको पता है, एक्सरे का काम क्या होता है, कोई टूट जाए तो कहता है एक्सरे पढ़वाया आपको, किसी के पथरी ली जाए तो क्या होता है, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड में भी तो एक्सरे होती है ना, अल्ट्रासाउंड अलग होता है, अच्छा एक्सरे अलग होती है। अच्छा देखो एक्सरे का काम क्या है, फ्रैक्चर हो जाए, स्टोन हो जाए बॉडी में, स्टोन, ठीक है, पत्थर या हाँ, या ऑर्गन्स, डिसीज्ड ऑर्गन्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑर्गन में कोई बीमारी आ जाए, क्यों ऑर्गन में कोई बीमारी आ जाए तब किससे पता चलते हैं, एक्सरे से। दूसरी चीज बेटा, तुम लोग अगर कभी बरेली नहीं, कोई अच्छी स्टेशन पे गए हो, ठीक है, बड़ी मेट्रो स्टेशन पे या दिल्ली उल्ली, तो वहां जाओगे तो क्या कहते हैं, बोले सामान जमा रखते हो, वो इतनी बड़ी पटरिया होती है, ठीक है, और बांग्लादेश में सामान अगले जाकर तुम्हें मिलते हैं, वो मिलते नहीं मिलते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर बेटा एक्सरे होती हैं। तो एक्सरे जब तुम्हारे सामान से गुजरती हैं, ठीक है, जो भी तुम्हारा बैग ले गए हो, तो उसमें वो पता लगा लेती है कि इसमें कहूँ बम तो ना है,
नहीं समझे? मतलब ये पता सिक्योरिटी पर्पज से भी। तो मेट्रो स्टेशन पे या फिर मेट्रो स्टेशन हो गई या फिर बड़े बड़े रेलवे स्टेशन हो गई, वहां पर वो जिस चीज से स्कैन होता है वो कौन सी होती है बेटा? एक्सरे। तो these are used at metro station to detect material। तो मटेरियल को डिटेक्ट करने के लिए जिस रेस का यूज होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एक्सरे बोलते हैं। अगला बेटा साइंटिफिक रिसर्च में भी किसका काम करते हैं हम लोग? एक्सरे का काम करते हैं। वहां पर भी हमारी क्या लगती है? एक्सरे लगती है। अगली क्या है? गामा रेस। अब सबसे पहले देखो गामा रेस क्या होती है। गामा रेस को, ठीक है, गामा रेस बेटा इसकी पेनिट्रेटिंग पावर हाई होती है। ध्यान रखना, एक होती है पेनिट्रेटिंग पावर, एक होती है आयनाइजेशन पावर। पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब होता है भेदन क्षमता, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, भेदन क्षमता। आयनाइजेशन पावर का मतलब होता है कि उसके साथ में अभिक्रिया करना या मिलना। तो मैं अगर तुमसे कहूं पेनिट्रेटिंग पावर, भेदन क्षमता सबसे ज्यादा किसकी है? गामा रेस की। तो पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा किसकी है? गामा रेस की। और आयनाइजेशन पावर सबसे ज्यादा किसकी है? रेडियो वेव की। किसकी? और आयनाइजेशन सबसे कम किसकी है? गामा रेस की। ठीक है, तो इसकी पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा होती है। गामा रेस कहाँ देखो, तुमने पढ़ा होगा विखंडन जब होता है तब भी तुम्हारी क्या प्रोड्यूस होती है? गामा रेस। दूसरा बेटा रेडियोथेरेपी, अगर किसी को कैंसर जैसी बीमारी, कैंसर जैसी घातक बीमारी होती है तब भी हम लोग कौन से? गामा रेस के माध्यम से उसका क्या करते हैं? ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है बेटा, फूड में, खाने में कीड़े उड़े होते हैं, उन सबको भी यूज करते हैं। ठीक है, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि हम एक्सरे डाल के पता लगा देते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर ऐसी है, इसकी स्ट्रक्चर ऐसी है। ठीक है, इन सब के बारे में भी कौन देता है हमको? गामा रेस देता है। कौन देता है? गामा रेस देता है। बताओ, तुम लोग बताओ। अब क्वेश्चन तुमसे कैसे पूछेगा? नीट ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा अगर पता होगा तो। बताओ टीवी रिमोट में कौन सी वेव यूज होती है? इंफ्रारेड। कौन सी यूज होती है? इंफ्रारेड। टीवी रिमोट में कौन सी होती है बेटा? टीवी रिमोट में इंफ्रारेड, नाइट विजन में इंफ्रारेड। ठीक है, वेदर फॉरकास्टिंग इंफ्रारेड। कुछ ये पॉइंट है, इनसे क्वेश्चन। हीट थेरेपी इंफ्रारेड। इंफ्रारेड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? हीट वेव। इंफ्रारेड को ही हम लोग बोल देते हैं हीट वेव। तुमसे कहेगा बताओ रडार में क्या यूज होता है? माइक्रोवेव। माइक्रोवेव को ही हम लोग शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव बोलते हैं। किसी भी व्हीकल की स्पीड, किसी भी व्हीकल की स्पीड को मेजरमेंट करने के लिए भी, किसी भी व्हीकल की स्पीड को मेजरमेंट करने के लिए भी किसका यूज होता है? किसी भी व्हीकल की स्पीड को मेजरमेंट करने के लिए किसका यूज होता है? माइक्रोवेव का। किसका यूज होता है? माइक्रोवेव का। रेडियो वेव तो तुम्हें पता ही है, सारी की सारी टीवी चलाएंगी। कौन? रेडियो वेव। विजिबल है जिसे तुम देख पाते हो। अच्छा बताओ, पथरी किससे देखते हैं? सबको पता है। कैंसर ट्रीटमेंट गामा रेस। किसकी आयनाइजेशन पावर सबसे ज्यादा? रेडियो वेव। किसकी आयनाइजेशन सबसे कम? किसकी पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा? और किसकी पेनिट्रेटिंग पावर सबसे कम? रेडियो वेव की। ठीक है, अब तुम एक बात देखो सर जी, जो हमारा हाथ है, हमारा हाथ है ये, ठीक है, ये हमारा हाथ है। अब जरा सोचो सर, अगर हमें ये देखना है हमारा हाथ कहां से टूटा हुआ है, तुम तो सोच रहे हो मुक्का मार के तो मान लो टूटा हुआ है, नहीं मानो मत,
कभी कभी जो बोलते हैं वो सही हो जाता है। नहीं टूटा है, नहीं टूटा है, भाई अच्छा है, ठीक है। ये नहीं, ये वाला मान राइट हैंड से लेकिन ये मेरा हाथ है। तुम लोग कभी इस चीज, तुम लोग पता है छोटी छोटी चीजों को भी ध्यान नहीं देते हो। एक चीज देखो सर, अगर हम जब इसमें एक्सरे ही क्यों डाल रहे हैं, हम अगर गामा रेज डालेंगे तो हमारे एक्सरे क्यों नहीं होगा? एक्सरे डालने पर ही हमारा एक्सरे क्यों हो रहा है? उसका रीजन ये गामा की पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा होती है। बेटा ऐसा है, अगर हम लोग इस पे एक्सरे डालेंगे तो एक्सरे इतनी पतली होती है, एक्सरे इतनी पतली होती है कि वो मेरी खाल को, जो खाल और मांस है ना हाथ में, खाल और मांस है या और भी जो चीजें हैं तुम लोगों को पता होगा बायोलॉजी के, पता नहीं क्या क्या होता है, उन सबको पार कर जाती है। लेकिन हड्डी इतनी सघन होती है कि हड्डी को पार नहीं कर पाती। समझ में आ रहा है? तो उसकी क्या बन जाती है? परछाई बन जाती है, ठीक है। और हमें पता चल जाता है, जैसे मान लो मेरी उंगली हिल से टूटी हुई होती तो वह हिल से तो पार कर जाती, और फिर मुझे ये बात पता है कि उंगलियां तो यहाँ से जुड़ी होनी चाहिए, फिर मैं ऐसे देखूंगा, अच्छा यहाँ पर गैप है, इसका मतलब यहाँ से टूटी हुई। बात समझ आ रही है? ऐसे पार कर जाती हैं। अरे सर अगर हम गामा डाल दें तो गामा बेटा वो हड्डी से भी पार हो जाएगी, वो इतनी पतली होती है कि वो हड्डी को भी पार कर देगी। बात समझ आ रही है? तो इसीलिए हम लोग किसका यूज करते हैं? एक्सरे का यूज करते हैं, जो कि हमारे जो ऑर्गन, जो इसके अंदर मांसपेशी जो भी है उन सबको पार कर जाता है, लेकिन हड्डी को पार नहीं कर पाता। और जब हड्डी को पार नहीं कर पाता है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना? इसीलिए हमें वहां पर एक्सरे का हम लोग यूज करते हैं। ये जो तुम्हारा चैप्टर था, ये चैप्टर के 8 लेक्चर दे रखे हैं, बताओ। ये इस चैप्टर के खत्म हो गया, इसके 8 लेक्चर दे रखे थे खाली, ठीक है। तो ये चैप्टर, एक चैप्टर था हमारा, ये कंप्लीट हो गया। इससे 2 क्वेश्चन बनेंगे तुम्हारे, ठीक है, 2 क्वेश्चन इससे बनेंगे। हम लोग जो कल स्टार्ट करेंगे जहां से हमने वो चैप्टर जो पढ़ रहे थे वो खत्म किया था, उसका बस थोड़ा सा रह गया है, उस पर बढ़ेंगे। फिर हम एसी पर बढ़ेंगे, अल्टरनेटिंग करंट। अभी तक हमने जितने करंट की बात करी सब में डीसी था, डीसी मतलब बैटरी वाला। अब हम जितनी बात करेंगे एसी की बात करेंगे, ठीक है। सारे के सारे एसी करंट की हम लोग बात करें। कितना टाइम हो गया? 4:30 बज गए। आप 3 घंटे फिजिक्स हो गई हैं। चलो, नींद तो नहीं आ रही थी 4 को? एक कप तो सो गए पीछे, क्यों मौर्य? नींद तो नहीं आ रही है? नहीं आ रही है? पढ़ाई कर लो बेटा, सही है। 2 मिनट रुक जाओ, पूरा 1 घंटा कर दो इसमें, है ना? आपकी क्लास की, आपकी कितनी बजे ट्रेन टाइम है? हाँ, तो 4:45 पे जाती थी ना पहले, 4:45। तो इसके सारी चीजें याद कर लेना, सारे फार्मूलाज याद कर लेना, ठीक है, सारे याद कर लेना। इसके दो क्वेश्चंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आने ही आने थे। मैंने सोचा कि लाओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही खत्म कर दो, तो वो चलो उन्होंने एक क्लास और दे दी, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तुम्हारा निपट गया आराम से, ठीक है। और उसके पढ़ेंगे बेटा। अब तुम क्या करना, देखो कल को मैं सब लोगों की देखूंगा, ठीक है। तुम सब लोग क्या करना, अपनी एक कॉपी जो भी है, जो भी तुम्हारा पेपर आ रहा है, उस पेपर के सारे फार्मूलाज लिख के लाना, ठीक है। जितने भी फिजिक्स में जितने फार्मूला हैं, मैग्नेटिज्म में और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, सारे के सारे फार्मूला तुम्हारे लिखे होने चाहिए। और लिखे होने के बाद में फिर उन्हें बार बार क्या करना है, तुमको याद करना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं ना, वो अगर तुम्हें फार्मूला ही याद नहीं होंगे तो क्वेश्चन ही क्या करोगे, ये चीज रहती है, ठीक। इसीलिए तुम लोग जरा मात खा रहे हो बहुत ज्यादा। और मेरी क्लास में तो फर्स्ट हो गई, अगर सेकंड क्लास रहती तो मैं तुमसे कहा था, मेरी अगर सेकंड क्लास रहती तो फार्मूला के कंपटीशन कराते रहते, धीरे धीरे फार्मूला याद करते रहते। लेकिन तुम लोग याद ही करके नहीं आते थे, और लड़का लोग तो कतई याद करके नहीं आते थे, है ना। ये सारी चीजें 10-20 सेकंड रुक जाओ, फिर छोड़।
इसमें से कुछ डिलीट मारा जाएगा। बहुत वो हो रहा है, ये हैक बहुत हो रहा है।